हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फार्मेसी व्यूज़। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं दिनकर जायसवाल, मैं एज ए फार्मासिस्ट कार्यरत हूँ और मैं आज आपको व्यापम द्वारा निकाले गए मेगा वैकेंसीज जो फार्मासिस्ट के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा चांस है, इस बार बहुत अच्छी वैकेंसी है, तो उसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। और मैं चाह रहा हूँ कि जितने भी इस बार फार्मासिस्ट हैं इस मौके को ना चूकें। तो इसके लिए मैं अभी वैकेंसी डिस्कस करूँगा, उसके बाद इसकी जो भी स्ट्रेटजी होगी, कैसे मैंने इस एग्ज़ाम को क्रैक किया, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इसको आप डिटेल में आप इसको किस तरह से आप अप्रोच करें आने वाले जून के पेपर के लिए। तो और एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो भी मैं अभी इस चैनल को शुरुआत करने का मेरा मकसद ये रहा है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको हेल्प किया जाए। एक्चुअली मैं पास्ट में टीचर रह चुका हूँ, तो मैं अभी 1 ईयर से एक्चुअली ये इस काम को कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक टीचिंग को भी थोड़ा सा एक एज ए हॉबी परस्यू किया जाए। तो स्टूडेंट्स को मैं थैंक यू कहना चाहूँगा कि बहुत आप लोगों का बहुत अच्छा स्टार्टिंग में बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है मुझे। तो इसलिए मैं अभी जैसे ड्रग इंस्पेक्टर से रिलेटेड मैंने वीडियोस लाए हैं, अभी उसका पेपर कंप्लीट किया है। तो अभी मैं इसलिए व्यापम के भी ला रहा हूँ, इसमें जो भी नोटिफिकेशन से स्टार्ट करेंगे हम प्रीवियस ईयर का पेपर लाऊंगा पूरा व्यापम का। ये जो भी ग्रुप 5 का जो प्रीवियस ईयर जो हुआ था 2020 में जो सिलेक्शन मेरा हुआ था, तो उसमें जो पेपर और आंसर शीट है उसको मैं कंप्लीट में डिस्कस करूँगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए और आपको कुछ सेशंस में आपको इसकी कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। और आपको मैं इसमें अप्रोच बताऊंगा कि जो भी कोचिंग्स में हैं बच्चे या जो भी कहीं से भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनका अप्रोच क्या होना चाहिए। देखिए, आप यदि कोचिंग वगैरह करते हैं अच्छी बात है, जो भी सिस्टम है आपका, लेकिन जो भी यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो सिलेक्शन का थोड़ा सा अप्रोच अलग होता है। जब इंसान के पास जॉब नहीं रहती तो वो डिफरेंट अप्रोच लगाता है, जब इंसान के पास जॉब रहती है तो वो डिफरेंट अप्रोच लगाता है। अभी जैसे ड्रग इंस्पेक्टर का पेपर हुआ, मेरे कुछ मार्क्स से शायद प्रॉब्ली नहीं हो पाएगा, वो इसलिए क्योंकि मैं जॉब में हूँ, तो मैं ऑलरेडी उतना सीरियसली नहीं हूँ जितना कि एक बिना जॉब वाला कैंडिडेट सीरियस होता है। तो आपके पास यदि एक गवर्नमेंट जॉब का आप एक सपना देख रहे हैं, तो प्रॉब्ली ये लो हैंगिंग फ्रूट है, इसमें आपको बहुत अच्छा चांस है सेलेक्ट होने का। इस बार लगभग 500 के आसपास वैकेंसी है, गोल्डन चांस है। जब 30-40 वैकेंसी रहती है, जब डिपार्टमेंट में 2-3 वैकेंसीज रहती हैं, 5-6 वैकेंसी रहती हैं, मेरे साथ जो फार्मासिस्ट सेलेक्ट हुए हमारे डिपार्टमेंट में अराउंड 5-6 फार्मासिस्ट के आसपास सेलेक्ट हुए, ठीक है, 2020 में मेरे डिपार्टमेंट में ओनली। तो इस बार जो इतनी वैकेंसीज हैं हमारे डिपार्टमेंट में ही ओनली लगभग 40 के आसपास वैकेंसीज हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो बहुत सारी वैकेंसीज हैं। तो आपको इस बार अप्रोच बहुत अच्छा लगाना है और इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है। तो मैं इसके लिए आपको ले चलता हूँ। सबसे पहले अपन वैकेंसीज डिस्कस करते हैं। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर इसमें वैकेंसीज क्या हैं और कहाँ कहाँ वैकेंसीज हैं, तो मैं उन सबको डिटेल में डिस्कस करूँगा। देखिए, ये जो भी है रूल बुक है, ये ग्रुप 5 के कंप्लीट बहुत सारे पोस्ट के लिए है। तो जो दूसरे फार्मासिस्ट के अलावा जो दूसरे भी यदि स्टूडेंट्स देख रहे होंगे, तो उनके लिए मैं बोल दूंगा कि एक अलग सेशन लाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मैं मैं प्रॉब्ली बाकी लैब असिस्टेंट और भी लैब टेक्नीशियन इस तरह से और भी पोस्ट्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन पोस्ट करूंगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले सबसे पहले जो ये अपना कर्मचारी चयन मंडल है, इसका नाम हो गया है ईएसबी। आपको पता है नाम के साथ भी आपने बहुत ट्विस्ट करी है। इसका मतलब बहुत ही क्या कहते हैं पॉलिसी चलती रहती है इनका, नाम कभी व्यापम कभी पीईबी, अब ईएसबी। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और ये थोड़ा सा इम्प्रूव हो रहा है व्यापम, और इसको हम बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते, कम से कम एक आध जॉब तो दिया है इसने। तो अभी जैसे सीएम साहब का जो भी हमारा घोषणा है कि अगस्त तक हमको 1 लाख ज्वाइनिंग देनी है, 1 लाख जॉब क्रिएट करने हैं, 1 लाख गवर्नमेंट सर्विस की जॉब देनी है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार सारे जो भी डिपार्टमेंट हैं गवर्नमेंट के, उनने वैकेंसीज क्रिएट करी हैं, ठीक है। तो उस वैकेंसीज के अंतर्गत हम जैसे देखते हैं, तो ये जो है ग्रुप 5 के अंतर्गत की वैकेंसी है। तो इसकी जो आरंभिक डेट है वो 15/3 है। आप अभी जैसे एसबी की साइट पर जाएंगे तो आपको लिंक वगैरह नहीं मिलेगी इसकी, क्या कहते हैं अभी आपको फॉर्म भरने की, क्योंकि इसकी वैकेंसी जो फॉर्म भरने की डेट है वो 15/3 है। जब ये फॉर्म आएगा तो मैं स्टेप बाय स्टेप उसको आपको भर के बताऊंगा। वैसे मैं अपना नहीं भरूंगा, बट यदि मतलब चाहे, मतलब कोई मेरा फ्रेंड यदि कोई होगा जिसको भरना होगा, तो मैं उसकी हेल्प करूंगा, या फिर हो सकता है मैं इसके लिए एक सेशन ले पाऊँ। वैसे मुझे तो भरना नहीं है इसका। तो देखते हैं। तो ये प्रारंभिक तिथि है
और जो आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि जो है यह 29/3 है, ठीक है, मार्च में। तो आपको 15 मार्च याद रखना है, ठीक है, स्टार्टिंग है। उसके बाद जो परीक्षा के दिनांक है वो 17 जून को है, ठीक है, 17 जून को पेपर है। तो आपके पास कितने मंथ बचते हैं? मार्च के बाद पूरा अप्रैल, ठीक है, पूरा मार्च, पूरा अप्रैल, पूरा मई, और लगभग लगभग, तो अभी आपके पास 3.5 मंथ हैं, ठीक है, 3.5 मंथ। मैं कह रहा हूँ यदि जिस बच्चे ने फार्मेसी भी नहीं पढ़ा होगा रत्ती भर 4 साल में, यदि वो मेहनत करता है तो भी वो इस एग्जाम को क्रैक कर सकता है, लेकिन बशर्ते उसको मेहनत करनी पड़ेगी। आपका जो मेहनत होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि आपने पहले कितना मेहनत नहीं किया है। जो स्टूडेंट स्कूल में अच्छे थे, ठीक है, जो स्कूल में अच्छे थे उनके अच्छे मार्क्स थे, और जिनका नॉलेज लेवल अच्छा है, जिनको इंग्लिश में अच्छा कमांड है फॉर एग्जाम्पल, तो उनके लिए क्या है, कंटेंट पढ़ना भी ईजी रहेगा और वो लोग थोड़ा, उनको कम मेहनत लगेगी। लेकिन जो एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो उनको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो उनको थोड़ा ज़्यादा घंटे पढ़ने की ज़रूरत है, आवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो शुल्क रहेगा वो 500 रुपये और 250 रुपये रहेगा। 500 रुपये अनरिजर्व के लिए और रिजर्व के लिए 250 रुपये, ठीक है। बैकलॉग भर्ती के लिए कोई सा भी शुल्क नहीं है, ठीक है, केवल सीधी भर्ती बैकलॉग के लिए कोई भी इसमें क्या कहते हैं शुल्क नहीं है, ठीक है। पोर्टल शुल्क 60 रुपये लगेंगे, ठीक है। जो परीक्षा होगी 17/6 को होगी, 2 शिफ्ट में होगी, सुबह और शाम को, ठीक है। अब इसमें जो है क्या रिक्वायरमेंट है, आपका आधार होना चाहिए, ठीक है, आधार पंजीयन अनिवार्य है। एक आपको आइडेंटिटी प्रूफ लानी है एक, ठीक है, उसमें फोटो होना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या क्या लग सकता है, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड। मैं कहता हूँ सेफेस्ट साइड में या तो आप आधार रख लिया करो या तो पैन कार्ड रख लिया करो, इजी, ठीक है। तो ये आपको बायोमेट्रिक सत्यापन आपको कराना पड़ेगा सेंटर में, ठीक है। तो उसके बाद आपको ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह नहीं लानी है, तो कॉमन चीज़ें हैं, ठीक है। एक बॉल पॉइंट पेन लाना पड़ेगा आपको, ठीक है। कंप्यूटर द्वारा एग्जाम होगा, रोजगार कार्यालय में पंजीयन होना चाहिए। अब जो मैं बोलता जा रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुने, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम अब बात करते हैं इसमें जो भी वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो हम वैकेंसीज पर चलते हैं और वैकेंसीज को डिस्कस करते हैं। तो इसमें बहुत सारी वैकेंसीज हैं और हम इसमें जो भी आप अपने अपने हिसाब से आप इसमें जिसके लिए आप एलिजिबल हैं उसके लिए आप देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले डिफिनीशंस है, ठीक है, डिफिनीशंस जो है डिफिनीशंस हैं। तो डिफिनीशंस के बाद यहाँ पे आगे देखते हैं, ठीक है। तो ये जो भी हमारे वैकेंसी है, ये जो ग्रुप 5 के लिए है, ये तृतीय श्रेणी की वैकेंसी है, ठीक है, ये क्लास 3 की वैकेंसी है, ठीक है, फार्मासिस्ट क्लास 3 की वैकेंसी है। अब इसमें देखना है कि पाठ्यक्रम क्या होगा। पाठ्यक्रम में एक पेपर होगा, एक पेपर 100 नंबर का होगा। 100 नंबर में से 75 नंबर जो रहेंगे वो तकनीकी ट्रेड पे रहेंगे। जैसे फार्मासिस्ट है फॉर एग्जांपल, तो फार्मेसी के 75 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। 25 क्वेश्चन रहेंगे जो कि नॉन टेक्निकल होंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूं, यदि आप 25 में से 18 क्वेश्चन नहीं बनाओगे तो आप इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाओगे। वो क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, क्योंकि जो 75 क्वेश्चन होंगे उसमें से 60 क्वेश्चन हर कोई बनाएगा, ठीक है। तो मैं इसको ऐसा आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा कि आप दोनों चीजें कर सकते हो। अभी इस साल मेरे साथ यही प्रॉब्लम हुई ड्रग इंस्पेक्टर के पेपर में कि मैंने मैथ रीजनिंग की एक भी प्रैक्टिस नहीं करी, एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया मैंने, ठीक है। और मैं जीएस वगैरह भी नहीं पढ़ रहा था एक साल से, क्योंकि मैं कुछ और काम कर रहा था, तो मैं एक साल से इसको नहीं पढ़ रहा था, इसलिए मैं कुछ मार्क्स से इस बार प्रॉब्ली डीआई के जो एग्जाम है मेरे थोड़े मार्क्स कम हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि कंटिन्यूअस ये चीजें, क्योंकि आप सिलेक्शन आप ले ही नहीं पाओगे। तो स्ट्रेटजी आपको मैं बताता हूँ, स्ट्रेटजी आपको डिटेल में भी डिस्कस करूंगा सिलेबस के साथ। अब देखिए, मैं जो भी चाह रहा हूँ कि जो आपको ये जो कंटेंट है वो एकदम क्वालिटी कंटेंट और क्विकली मिले। मैं नहीं चाहता हूँ कि बहुत लंबा ये वीडियो होए, तो हम जल्दी जल्दी इसको देखते जाते हैं, ठीक है। एज लिमिट है 18 से 40 साल तक है। यदि आप गवर्नमेंट ये जो यदि आप कोई कैटेगरी वगैरह में है तो आपको 45 साल तक 5 साल की छूट रहेगी, ठीक है। तो एज कितनी है, 40 लिमिट है मैक्सिमम, मिनिमम 18, ठीक है। 5 साल के लिए कैटेगरी वालों को छूट। अब इसमें कैटेगरी में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, ठीक है। और जो शासकीय कर्मचारी जो ऑलरेडी जो और निःशक्त जो दिव्यांगजन हैं और जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, नगर सैनिक वगैरह हैं, उनके लिए 5 साल का छूट। तो टोटल मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 45 होना चाहिए। 45 से नीचे होना चाहिए सारे, 45 से ऊपर कोई भी नहीं होना चाहिए। और जो एज की जो कैलकुलेशन होगी वो एज कैलकुलेशन किस डेट पे होगी, वो एज कैलकुलेशन यहाँ पे होगी
ये जो भी है 1 जनवरी 2023 के हिसाब से एक एज कैलकुलेशन होगा। ठीक है, तो 1 जनवरी 2023 को आपको जितनी एज है उसके हिसाब से, यदि आप 45 से कम है, 45 या 45 से कम है तो आप भर सकते हैं। तो ये हो गया एज का, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट लेट्स गो टू द अदर सेक्शन, आगे देखते हैं। अब इसमें डिफिनीशन दिया है कि भूतपूर्व सैनिक कौन है और क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें अपने को इसमें ज़्यादा डिटेल में जिसको भी ये है तो वो पढ़ सकता है। ठीक है, तो उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं आगे कि जो भी है यहाँ पे सामान्य जो अंक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, समान अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदों को आपसी सहवरिष्ठता लिखित परीक्षा में अंकों के आधार पर निर्धारित की जाएगी। ठीक है, अब लिखित परीक्षा में यदि समान अंक है, ठीक है, तो आयु के आधार पर करी जाएगी। तो यदि मान लो आपके नंबर सेम है, किसी 2-3% के नंबर सेम है, तो उसमें जो आयु में जो बड़ा होगा, ठीक है, आयु में जो बड़ा होगा उसको नौकरी मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो कहीं पे थोड़ा सा एज का बेचारों को, जो भी ज़्यादा एज हो रही है, जिनकी जॉब नहीं लगी है, तो उनको थोड़ा सा एक अच्छा ऑप्शन मिलेगा। और सरकारी नौकरी जो है, क्या है कि लोग जो लगे रहते हैं तैयारी में, तो ये ऐसा भी नहीं है कि बहुत बुरा है और ऐसा भी नहीं है कि बहुत अच्छा है। आपको एक ठीक ठाक जीवन जो भी जीने का एक लाइवलीहुड अच्छा मिल जाता है, आपको एक रिस्पेक्टेबल जॉब मिल जाती है। इसमें आपको कम से कम ये चीज़ें हैं जो थोड़ा सा, जो भी प्राइवेट सेक्टर का उतना बुरा भी नहीं है, सैलरी वाइज प्राइवेट सेक्टर इज़ मच बेटर, बट वहाँ पे जो चीज़ें इंसान को जो प्राइवेट जॉब करके आता है उसको वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि जो भी मनी वर्सेस, ठीक है, मनी, या फिर आपको एक रिस्पेक्ट की फीलिंग कि आपको जो जॉब कर रहे हो उसमें आप किसी को वैल्यू दे रहे हो। ठीक है, आप मान लो आप डिस्पेंसरी में ही हो, आप किसी को दवाई ही दे रहे हो, तो यदि आपको कोई यदि बाहर भी मिलेगा, कहीं भी मिलेगा, तो आपको एक रिस्पेक्ट मिलेगी। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब का ये थोड़ा सा ये बेनिफिट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये सर्टिफिकेट्स है। सर्टिफिकेट्स वगैरह का जो है, यहाँ पे आपको संविदा वालों को 5 साल के संविदा का प्रमाण चाहिए। ठीक है, यदि संविदा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो। और जो भी अंतिम सूची के आधार पर जो भी डिपार्टमेंट होगा वो उस डॉक्यूमेंट को सर्टिफाई देखेगा। ठीक है, आरक्षण जो होगा अनुसूचित जाति के लिए जो होता है, जाति मतलब SC जो हैं, ठीक है, उनके लिए 20%, और ST जो हैं अनुसूचित जनजाति, ठीक है, जनजाति के लिए 20% और जाति के लिए 16%, OBC के लिए 27% और कमजोर EWS के लिए 10%। तो टोटल मान लो 100% है, तो ये आपका 20, 20, 10, 30, 20, 50, 7, 57, 10, 67 और लगभग 73% के आसपास, बाकी 23% फ्री। तो इस तरह से ये रिजर्वेशन का सिस्टम है। और ये जो सामान्य जिला स्तर के जो पद हैं उनके लिए जिलेवार जो आरक्षण का रोस्टर लागू होगा। ठीक है, वो जिलेवार डिसाइड होगा। अब नेक्स्ट जो है, आगे चलते हैं। ये जो भी ये हो गया था आपका, ये आरक्षण हो गया कैटेगरी वाइज। ठीक है, नेक्स्ट आरक्षण है, ये जो भी है ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। ठीक है, क्षैतिज आरक्षण। क्षैतिज आरक्षण का क्या मतलब है कि जो भी विद इन द ग्रुप, अब वो चीजें हो गई। अब विद इन द ग्रुप क्या रिजर्वेशन रहेगा, तो दृष्टिबाधित और जो कम दृष्टि वाले हैं उनको 1.5%, और कम सुनने वाले 1.5%, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, पालसी, कुष्ठ रोग, मौनापन, एसिड अटैक 1.5%, और ऑटिज्म, बुद्धि और ये सब मानसिक बीमारी वाले 1.5%। तो इस तरह का आपको रिजर्वेशन इसमें सिस्टम है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो 10% और चतुर्थ श्रेणी के लिए 20%। ठीक है, इस तरह का रिजर्वेशन रहेगा। ठीक है, ये रिजर्वेशन ऐसा नहीं है कि जो ऊपर कैटेगरी बताई है उसके बाहर है, ये रिजर्वेशन विद इन द कैटेगरी है। ठीक है, तो आपको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन और वर्टिकल रिजर्वेशन में आपको डिफरेंस थोड़ा सा, इसको आप डाउट में ना रहें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, इसमें निःशक्तता वगैरह के लिए प्रमाण पत्र चाहिए जो निःशक्त जन है। आवेदन शुल्क जो है आपको पता ही है, जो भी इसमें लगेगा, अभी ऊपर बताया था 250 और 500। मानसिक शारीरिक स्थिति सही होना चाहिए। खैर उसके लिए मेडिकल भी होता है, कोई टेंशन नहीं है सिलेक्शन के बाद, तो उसकी दिक्कत नहीं है।
तो उसके अलावा हम देखते हैं, आगे देखते हैं। ये देखिए एक रूल और है यहाँ पे। ये रूल है प्रथम वर्ष 70%, सेकंड वर्ष 80% और थर्ड वर्ष 90% के रूप में परिवीक्षा जो है ये रूल रहेगा। ठीक है, अभी हमारा जैसे है वो परिवीक्षा रूल के हिसाब से चल रहा है, तो हमें अराउंड अभी 1 ईयर होने पे 80% के आसपास सैलरी हमें मिल रही है, जो भी सैलरी है उसका। ठीक है, तो ये अभी बीच में न्यूज़ भी आया था कि ये बंद होने वाला है, बट स्टिल अभी ये क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, क्लियर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि भास्कर न्यूज़पेपर में आया था ये कि अभी ये ख़त्म होगा, लेकिन उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट ने कोई फॉलोअप इस तरह का कुछ डिक्लेयर नहीं किया। तो अगले पेज में चलते हैं। अब देखते हैं वैकेंसी इसमें। ठीक है, थोड़ा सा आप इसको पूरा सेशन को देखिएगा, वो आप इस ये जल्दबाजी में मत रहिए कि जल्दी जल्दी में देख के काम कर लेते हैं, क्योंकि आप यदि सेलेक्ट भी हो गए ना, मैं पिछली बार का बताता हूँ, कुछ मेरे फ्रेंड जो सेलेक्ट हो गए फिर भी सिलेक्शन के बाद भी उनको नहीं पता कि भाई नौकरी कहाँ, क्या कैसी ज्वाइनिंग होती है, क्या सैलरी मिलेगी, हमें भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी। ठीक है, तो आप यदि एक बार इसको थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो आपको पहले से क्लियर रहेगा, और एक आप प्रॉपर सिलेक्शन करें। ठीक है, आप प्रॉपर सिलेक्शन करें कि आपको जो भी इसमें जो जॉब है वो आपको इसमें जो करना है आपको, तो इस प्रॉपर आपको इसका सिलेक्शन करना है कि कौन से आपको चीज़ें चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो वैकेंसीज हैं, ठीक है, ये जो है ये श्रेणीवार पद हैं। हम जाते हैं सीधा यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे नर्सिंग वगैरह के लिए जो है 131 के आसपास वैकेंसी है, फार्मासिस्ट के लिए बम्पर वैकेंसी है। ठीक है, 554 वैकेंसी है इस बार। और इस बार जो लोग मेरे फ्रेंड लोग और जो लोग इस पिछली बार चूक गए हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो लोग यदि सीरियस हैं थोड़ा सा तो प्लीज़ मेहनत करें, प्रॉपर डायरेक्शन में। कोई भी हेल्प चाहिए तो मैं हूँ, यदि स्पेशली फॉर माय फ्रेंड्स जो भी पिछली बार चूक गए हैं उनके लिए, उनको मैं चाहता हूँ कि इस बार उनको जॉब मिले, जो कि पिछले 1-2 साल से हार्ड वर्क कर रहे हैं, और जो भी स्टूडेंट 1-2 साल से हार्ड वर्क कर रहे हैं इनको मैं चाहता हूँ कि वो लोग सेलेक्ट हों और अच्छे से काम करें। क्योंकि क्या होता है कि जो अभी 2-3 साल से आप लोग मेहनत कर रहे हैं यदि ऐसे ही डिमोटिवेट होते हैं। गवर्नमेंट जॉब का चक्कर ऐसी है कि यदि आप इस बार चूक गए तो अभी चुनाव आने वाला है, उसके बाद ही फिर वैकेंसी का कोई भरोसा नहीं है कि अगली बार कब आएगा। तो इस बार आप ना चूकें। केवल फार्मासिस्ट के लिए नहीं बोल रहा हूँ, और भी चीज़ें बहुत सारी वैकेंसीज हैं। ठीक है, जैसे नर्स का हो गया, ठीक है, लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है। ठीक है, तो ये और भी बहुत सारी वैकेंसीज हैं। यहाँ पे देखिए सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी, खैर इसकी भी वैकेंसी है। तो बहुत सारी वैकेंसीज हैं यहाँ पे। लैब टेक्नीशियन, सहायक प्रयोगशाला असिस्टेंट, इसकी भी अच्छी खासी वैकेंसी है। तो इस बार ना चूकें, इस बार प्रॉपर मेहनत करें, प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ मेहनत करें, और आप यदि हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको मैं और भी बहुत ही क्रिस्प कंटेंट दूंगा जो कि आपके सिलेक्शन को श्योर शॉर्ट बनाएगा, यदि आप प्रॉपर मेहनत जितना कहूँगा यदि उतना आप कर पाए तो। नेक्स्ट जो है हम देखते हैं विभागवार पदों का विवरण। मेरे को किसी ने पिछले वीडियो में पूछा था कि सर एक वीडियो बनाइए जिसमें आप विभागवार इसको थोड़ा डिस्कस करिए, तो हम विभागवार इन पदों को देखते हैं। तो जैसे सबसे पहले ये संचालय कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं इंदौर मध्य प्रदेश। तो ये देखिए ये जो है ये राज्य बीमा सेवाएं हैं। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का ESIC होता है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ESIC होता है बीमा के लिए, तो स्टेट गवर्नमेंट में ये जो है ये हमारा जो ESI है, ठीक है, एम्प्लॉय जो भी है ये अपना ये राज्य बीमा सेवाएं जो है स्टेट गवर्नमेंट का है। तो इसका जो डायरेक्टरेट है यहाँ पे हमको 40 वैकेंसीज हैं। ठीक है, पिछली बार यहाँ पे 5 या 6 वैकेंसीज थी, यहाँ पे 40 वैकेंसी है इस बार। अनारक्षित के लिए 1 है, EWS के लिए 9 है। गोल्डन चांस है EWS, जिनने सर्टिफिकेट बनवा लिया है और जिनने नहीं बनवाया है तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आपका जो भी वेतन क्राइटेरिया या जो भी आपका इनकम क्राइटेरिया जो भी है आप उसको देख लें एक बार, और आप ये सर्टिफिकेट जरूर बनवाएं। जितने भी जनरल कैंडिडेट हैं जिनका इनकम क्राइटेरिया EWS के अंतर्गत आता है, आई रिक्वेस्ट देम टू प्लीज गेट योर EWS सर्टिफिकेट फॉर्म्ड बाय योर अथॉरिटीज एट योर डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, नेक्स्ट है ये जो भी है अनुसूचित जनजाति के लिए 1 वैकेंसी है। ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए SC के लिए 1 वैकेंसी, EWS के लिए 9, ठीक है, जो भी अनरिजर्व के लिए 1 वैकेंसी है। यहाँ पे मैं केवल एक जगह की बात कर रहा हूँ, और भी बहुत सारी वैकेंसी, टोटल 540 वैकेंसी हैं। ठीक है, तो ये जो ST के लिए 5 हैं, ठीक है, ST के लिए 5 वैकेंसी हैं, और पिछड़ा वर्ग के लिए 24 वैकेंसी है, टोटल 40 वैकेंसीज हैं। ठीक है,
तो टोटल 40। अब ये जो ESI का जो है, ये जो भी अपना संचालय है, इसके अंतर्गत जो भी हैं हमारे बहुत सारे सेंटर्स हैं पूरे स्टेट में। तो वहाँ पे आपकी जो भी है पोस्टिंग होगी, एज ए फार्मासिस्ट आप यदि हैं तो फार्मासिस्ट एज ए पोस्टिंग होगी, आप वहाँ पे काम करेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट जो वैकेंसी है, ये जो है ये भोपाल में जो भी है कमला नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत जो भी ये चिकित्सालय बनाया गया है, गैस पीड़ितों के लिए बनाया गया था। तो ये जो है यहाँ पे जो वैकेंसीज है, यहाँ पे जो 3 वैकेंसी हैं अनरिजर्व की, ठीक है, 3 वैकेंसी अनरिजर्व की हैं। उसके अलावा जो यहाँ पे है अनुसूचित जाति और जाति की 1 वैकेंसी है, ठीक है, 1 वैकेंसी है, जनजाति की 1 और पिछड़ा वर्ग की 2। ठीक है। तो यहाँ पे भोपाल के अंदर वैकेंसी है। तो भोपाल में भी आप यदि जॉब, भोपाल यदि लोकेशन आपको चाहिए तो आप ये भर सकते हैं प्रेफरेंस में। ठीक है। प्रेफरेंस मैं बता देता हूँ आपको। प्रेफरेंस यदि आपको भरना है तो आप प्रेफरेंस ऐसा भरिए जो कि आपके जो एरिया जहाँ आप निवास करते हैं प्रॉपरली, यदि आप निवास करते हैं उसके आसपास भरें आप। ठीक है। आप ये मत देखें कि मैं PSC की तैयारी कर रहा हूँ या IAS की तैयारी कर रहा हूँ तो मैं इंदौर ले लूँ, भोपाल ले लूँ, ये ले लूँ, वो ले लूँ, फिर आप घूमते रहेंगे सबसे, क्योंकि ये सब जो भी एग्जाम है इनका कोई भरोसा नहीं है कि आप सेलेक्ट हो या ना हो, कब हों सेलेक्ट होंगे तो, और सेलेक्ट हो भी गए तो आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी। तो सबसे पहले, और ट्रांसफर वगैरह के चक्कर में फिर आप 1-2 साल बाद घूमेंगे। तो इससे अच्छा ये रहेगा कि आप जहाँ पे हैं लोकेट करें, उसको आप फर्स्ट प्रेफरेंस दें, क्योंकि सैलरी वाइज सारी सैलरी सेम रहेंगी, सबकी सैलरी स्ट्रक्चर सेम रहेगी। ठीक है। और सब जो भी है वो परमानेंट पोजीशन है। आफ्टर कंप्लीटिंग योर प्रोविजन, जो भी 3 साल का प्रोबेशन कंप्लीशन है, अभी 3 साल का है, यदि उसको कम कर दिया जाए तो अच्छी बात है। तो जब तक प्रोबेशन आपका कंप्लीट होगा उसके बाद आपको ये परमानेंट पोस्ट है। तो इसलिए सारे जो हैं आप अपने जो भी जहाँ पे रहते हैं, यदि आपको वो जगह पसंद है तो आप उसके हिसाब से आप अपनी पोस्टिंग लें। ठीक है। तो ये फॉर्म भरने में ये बहुत ध्यान रखें इसका, इसमें आपको नहीं चूकना है। मैं बार बार बताता हूँ, मिस्टेक में आपको सिटी को ऐसे नहीं देखना है कि मेरा दोस्त वहाँ रहता है, मेरा ये वहाँ रहता है। आपको देखना है कि आपके होम से डिस्टेंस कितना है। ठीक है। होम से डिस्टेंस कितना है, आप क्या उस सिटी को लाइक करते हो, क्या आप वहाँ 10 साल 5 साल रह सकते हो। और यदि आप कोई दूसरी सिटी चाहते हैं, यदि मान लो आप दूसरी सिटी में आ गए, वहाँ आपका कोई कनेक्शन नहीं है, तो आपको 2-4 साल आपको वहाँ पर रहने, लोगों से एक सिटी से एक फैमिलियरिटी बिल्ड करने में आपको टाइम लगता है। ठीक है। तो आपको ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है कौशल विकास संचालनालय मध्य प्रदेश जबलपुर से ये वैकेंसी है। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की जो है वहाँ पे 131 वैकेंसी है। तो जबलपुर के आसपास वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा चांस है। ठीक है। ये है 131 जो है अनरिजर्व के लिए है। ये EWS के लिए होगा 48, और जो अनुसूचित जाति के लिए 12, अनुसूचित जनजाति के लिए 11 और OBC के लिए 20 वैकेंसी है। ये है मेगा वैकेंसी। तो जबलपुर के आसपास के जो रीजन के लोग हैं वो इसको ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब ये संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं हैं। ये भोपाल का जो भी डायरेक्टरेट है, जो भी वहाँ पे जो भी हेल्थ जो भी सेवाएं हैं, स्वास्थ्य सेवाओं का जो संचालनालय है, वहाँ संचालनालय में भी बहुत अच्छा रहता है सिस्टम। आप वहाँ पे भी आप जॉब कर सकते हैं। वहाँ पे जो भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, सॉरी ये जो वैकेंसी थी, सॉरी जो नेक्स्ट ये वैकेंसी थी, ये शायद संचालनालय की थी, मैंने इसको यहाँ पे पढ़ लिया, सॉरी फॉर माई मिस्टेक। ये जो यहाँ पे नहीं है, जबलपुर का नहीं है, सॉरी, ये संचालनालय का है। संचालनालय में आपको है इतनी वैकेंसी, तो 131 वैकेंसी संचालनालय में है। इससे पहले जो 2017 में शायद 17 के आसपास निकली थी वैकेंसी, वहाँ पे संचालनालय में बहुत वैकेंसीज थी। तो संचालनालय की ये वैकेंसी है, यहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। तो इसके बाद जो है यहाँ पे है ये राजमाता विजयराजे सिंधिया चिकित्सालय शिवपुरी। यहाँ पे जो है केवल 2 तरह की वैकेंसी हैं, एक पिछड़ा वर्ग की है और एक अनुसूचित जनजाति की है। यहाँ पे 3 वैकेंसीज हैं। ठीक है। ये हो गए। उसके बाद जो है हमारे पास और फार्मासिस्ट की कितनी वैकेंसी हैं। ठीक है। फार्मासिस्ट की और वैकेंसी है यहाँ पे। नेक्स्ट है ये दतिया जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे है। तो दतिया में यहाँ पे 6 वैकेंसी जो है अनरिजर्व के लिए है, EWS के लिए 2 है, अनुसूचित जाति के लिए 3 है, जनजाति के लिए 3 है, अन पिछड़ा वर्ग के लिए 5 और कुल के लिए टोटल मतलब 19। अच्छा, आपको थोड़ा सा वीडियो लंबा लग रहा होगा, यदि लंबा लग रहा है तो कृपया आप इसको एक बार पॉज कर लें या फिर आप थोड़ा वेट करके भी दूसरा भी दोबारा से देख सकते हैं। मैं इसको एक वीडियो में बनाना चाहता हूं ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आपको ना ही केवल फॉर्म भरने में क्लियरिटी रहे
फॉर्म भरने के बाद आप प्रेफरेंस कैसे भरते हैं, आपको क्या चाहिए। अच्छा, प्रेफरेंस में यदि मिस्टेक होगा तो आपको बहुत इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। प्रेफरेंस आपने गलत भर दिया तो आपके सिलेक्शन के चांसेस भी कम रहेंगे। कहीं कहीं पे कंपटीशन ज़्यादा रहता है, कहीं पे कम रहता है। तो बेस्ट ये रहता है कि आप अपने रिक्वायरमेंट और अपने जो भी आपका जो भी एरिया है उसके हिसाब से आप फॉर्म भरें, ठीक है। नेक्स्ट जो वैकेंसी है, अब इतनी ही वैकेंसी थी, सॉरी, तो टोटल ये 550 के आसपास वैकेंसी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो भी वैकेंसीज हैं, जैसे संचालय की वैकेंसी देख लीजिए। अच्छा, आपको वैकेंसीज मैंने बता दी। अब यहाँ पे जो भी है सैलरी का आपको बता देता हूँ, ठीक है। सैलरी बताता हूँ आपको। अभी जो है डीए वगैरह थोड़ा सा इंक्रीज किया स्टेट गवर्नमेंट ने, तो सैलरी थोड़ी सी और बढ़ी है। बट 70-80% के रूल की वजह से थोड़ी सी सैलरी में अभी भी इशू है, क्योंकि आपकी जो भी सैलरी बनेगी उसका आपको 70% ही मिलेगा, ठीक है। तो ये सैलरी का स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। तो एक सेकंड, कहाँ गया फार्मासिस्ट। तो आगे देखते हैं इसमें वैकेंसीज को। ये रहा फार्मासिस्ट की सैलरी लेवल। सैलरी लेवल जो है सैलरी लेवल जो है यहाँ पे ये रहेगा आपका 25,300 से 80,500, ठीक है। आपने वहाँ देखा होगा कि संचालय ईएसआई में आपको सैलरी वहाँ पे ज़्यादा दिख रही थी, लेकिन ज़्यादा सैलरी नहीं है। पूरे एमपी में सैलरी स्ट्रक्चर फार्मासिस्ट का सेम है, ठीक है। तो ये आपको 25,300 बेसिक लगेगी आपकी सैलरी। आपको बता देता हूँ कैसे होगा। 25,300 बेसिक लगेगी आपकी, ठीक है। अभी जो डीए डीए फिर आपको उसके ऊपर डीए लगेगा, जो भी अभी डीए 4% और बढ़ाया है, तो उसके बाद आपको डीए लगेगा, जो भी अराउंड 30% के आसपास का डीए है, 34% के आसपास का, ठीक है। अराउंड इतना ही है लगभग डीए। तो डीए का अभी मेरे को एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, अभी 4% बढ़ाया तो वो अभी हमें मिला नहीं, तो वो अभी हो सकता है वो अगले मंथ से में भी मिल जाए। तो उसका भी थोड़ा सा कैलकुलेशन देखना पड़ेगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट जो चलते हैं, ये हो गया आपका। अच्छा, योग्यता में देखिए 10+2 चाहिए, प्लस विज्ञान में 12th होना चाहिए, ठीक है। विज्ञान समूह में 12th की परीक्षा उत्तीर्ण, ठीक है। अब विज्ञान समूह का ये मतलब नहीं है कि बायो ही चाहिए। विज्ञान में क्या आता है, पीसीएम भी आता है, पीसीएम भी चलेगा, पीसीएम और पीसीबी दोनों हैं विज्ञान समूह में, ठीक है। तो इसमें ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। और ये फार्मेसी साथ में डिप्लोमा या एवं फार्मेसी में काउंसलिंग में पंजीयन, तो पीसीआई में आपको पंजीयन चाहिए। और जो पीसीआई में जिनका पंजीयन नहीं हुआ वो पंजीयन पंजीयन आप तो आप लोगों ने मेरे को, आई एम श्योर कि आप लोगों ने अप्लाई किया होगा और पंजीयन आपका हो गया होगा। पंजीयन आप इसका रखें, क्योंकि पंजीयन के बिना आपको जॉब नहीं मिलेगी। पंजीयन आपका चेक होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, ठीक है। तो ये रहे हमारी वैकेंसीज, ठीक है। अब वैकेंसीज हो गई हैं, अब हम आगे चलते हैं, इसके सिलेबस वगैरह को डिस्कस करते हैं, ठीक है। सिलेबस डिस्कस करते हैं इसका। तो मैं इसमें सिलेबस और स्ट्रैटेजी डिस्कस करूंगा। तो इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं अब इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और कीप विजिटिंग माई चैनल एंड सब्सक्राइब फॉर मोर डिटेल्स। थैंक यू।